मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने कंबशन कैलकुलेशन देखा था और साथ में लोड कर्व और लोड ड्यूरेशन कर्व देखा था। आप केकेटी के सिलेबस के लिए तीनों टॉपिक से न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, कंबशन कैलकुलेशन में हमने ये देखा था कि किसी पर्टिकुलर फ्यूल को कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत होगी उसे कंप्लीट कंबशन कंप्लीट बर्न कराने के लिए। उसके बाद हमने देखा था लोड कर्व में ये देखा था कि हमारे पास घर में या किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, वो घर हो सकता है, वो कोई इंडस्ट्री हो सकती है, वो कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट हो सकता है, जहाँ पर पावर की रिक्वायरमेंट वैरी करती है टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे कोई इंडस्ट्री है, उसमें हो सकता है दिन के टाइम में ज़्यादा ड्यूरेशन में पावर सप्लाई की जरूरत हो, शाम को कम हो या रात को ज़्यादा हो। तो वो टाइम के साथ जो लोड का वेरिएशन था वो देखा कि सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में कितनी की डिमांड है, फिर 8 बजे से 10 बजे के बीच में कितनी डिमांड है, या 10 से 12 के बीच में। इस तरह से 24 घंटे का हमने एक साइकिल डेवलप किया था। उस साइकिल को हमने लोड कर देखा था। इसी के साथ हमने लोड ड्यूरेशन कर देखा था और दोनों में डिफरेंस ये पाया था कि लोड कर्व हमें पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में कितनी रिक्वायरमेंट है वो बता रहा था, और लोड ड्यूरेशन कर्व ये डिफाइन करता है कि पूरे 24 आवर्स में हमें कितनी कितनी रिक्वायरमेंट होती है, कितने समय के लिए। अगर 10 किलोवाट हम यहाँ 2 घंटे में लेते हैं तो वो 10 किलोवाट 2 घंटे के लिए लोड ड्यूरेशन कर्व में शो करेंगे, और वो किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे 10 किलोवाट की जरूरत है वो लोड कर्व में शो करेंगे। तो ये बेसिक चीज थी जो कल हम लोगों ने डिस्कस की थी। इसके बाद आज हम लोग कुछ शॉर्ट टॉपिक देखेंगे, देखते हैं क्या क्या है जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट डेफिनेशंस भी आते हैं और न्यूमेरिकल भी इससे बनते हैं। तो ये लोड कर्व से रिलेटेड ही होगा। आपको लोड कर्व दे दिया जाएगा, एक टेबल बना करके आपको लोड कर्व ड्रॉ करने को बोलेंगे, और साथ में कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करने को बोलेंगे जिसमें कुछ फैक्टर्स आते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा टेबल से कि वो फैक्टर्स कौन कौन से क्या क्या रोल प्ले करेंगे। जैसे मैंने एक टेबल बनाया और लिख दिया लोड टाइम इन आवर्स। सपोज अब ये 0 से 6, 6 से 8, 6 से 12, 12 से 18 और 18 से 24 लोड हमने रखा। मान लीजिए 10 मेगावाट, 80 मेगावाट, 100 मेगावाट, 75 मेगावाट। क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है इन सब में पीक लोड कौन सा है। आप टेबल देख करके पीक का मतलब समझ सकते हैं। पीक वो जब आप कर्व ड्रॉ करेंगे तो जो सबसे हाईएस्ट पे होगा, तो हाईएस्ट कौन सी वैल्यू होगी, लोड और टाइम के वैल्यू में लोड की वैल्यू हाईएस्ट होगी। तो यानी आप बिना ड्रॉ किए भी देख सकते हैं डायरेक्ट। अगर आपसे पीक लोड पूछा जाएगा तो कौन सा होगा, किसी भी ड्यूरेशन में हो, डजंट मैटर, वो किसी भी ड्यूरेशन में हो, जो वैल्यू हमारी मैक्सिमम होगी वो पीक लोड कहलाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कितना परसेंट अप्रॉक्स होता है हमारी टोटल डिमांड का। हम 24 घंटे में पीक लोड की डिमांड कितने देर के लिए करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम घर जाते हैं और हमेशा के लिए लाइट ऑन रखते हैं। ये रिक्वायरमेंट सिर्फ 15% के अराउंड होती है। 24 घंटे में आप सिर्फ 15% ऐसा समय होता है जिसमें आप पीक लोड की डिमांड करते हैं। बाकी टाइम आपको जरूरत पीक लोड की नहीं होती है। आप एक बीच के इंस्टेंटेनियस, बीच के इंटरमीडिएट लोड पे रहते हैं। वो एवरेज लोड आप हमेशा डिमांड करते हैं कि आपको इतनी लोड एवरेज आपको चाहिए ही चाहिए। इस पे देखेंगे कुछ टर्म्स कौन कौन से आ रहे हैं। तो पीक लोड समझना आसान है, बहुत बेसिक सी चीज है। पीक मींस जो हाईएस्ट पॉइंट होगा। तो लोड टाइम के बीच में, लोड और टाइम के बीच में हाईएस्ट पॉइंट हमारा लोड शो करेगा। लोड और टाइम के बीच में जब हम एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे
तो लोड का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो हमें शो करेगा हमारी पीक की वैल्यू क्या है। जब कभी भी आप कोई पावर प्लांट डिजाइन करते हैं, कोई पावर प्लांट आपने 100 मेगावाट का बना लिया, 100 किलोवाट का बना लिया, 800 किलोवाट का बनाया, 800 मेगावाट का बनाया, डजंट मैटर आप कितने का बना रहे हैं, बट मान लेते हैं आपने किसी एक पावर प्लांट को डिजाइन किया। उस पावर प्लांट को डिजाइन करने के लिए आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट, टोटल आउटपुट। आपको 100 किलोवाट का, 800 किलोवाट का, 100 मेगावाट का, या क्या रिक्वायरमेंट है? मेगावाट, गीगावाट, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? बट कभी एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है कि 100 किलोवाट का टारगेट किया। हम एक रेंज लेते हैं, 100 से 110 किलोवाट, 100 से 125 किलोवाट, इस रेंज में डेवलप करते हैं। फिक्स नहीं करते कि 100 किलोवाट फिक्स कर दिया। ये रेंज होता है हमारे प्लांट के लिए। इट मींस 125 मैक्सिमम लिमिट हम उसे सेट करते हैं, मींस उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते एक्सट्रीम कंडीशन के लिए। तो एक रेंज डेवलप करते हैं। हमें ये देखना होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अब हमें किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, एक कॉलोनी में मान लीजिए अगर 1 मेगावाट की सप्लाई करनी है, तो हम वहां 10 मेगावाट का पावर प्लांट लगा के करेंगे क्या? हमारी जो 9 मेगावाट की पावर होगी वो तो वेस्ट जाएगी, और उसको जनरेट करने के लिए जो हमने फ्यूल कॉस्ट इनकर्ड किया या फ्यूल को बर्न कराया, कंबशन प्रोसेस में दिया, वो सब कुछ हमारे लिए वेस्ट हो जाएगा। मींस हमने एनर्जी लॉस कर दी पूरी तरह से। तो हमको ये देखना होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरा होता है कि साइज ऑफ जनरेटिंग यूनिट्स। हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है कि मेरा पावर प्लांट ऐसा ना हो कि हमें रिक्वायरमेंट 100 किलोवाट की, जिसकी रिक्वायरमेंट के लिए अगर प्लांट हमें, फॉर एग्जांपल अगर हमें 4 एकड़ चाहिए जमीन, या 2 एकड़ की लैंड की रिक्वायरमेंट है, तब हम 100 के लिए 20 एकड़ की रिक्वायरमेंट लेके क्या करेंगे? दूसरी चीज साथ में 100 किलोवाट प्लांट के लिए आपको रिक्वायरमेंट है जो एलिमेंट्स, जो कंपोनेंट्स, जैसे स्टीम टरबाइन में बॉयलर, स्टीम टरबाइन, कंडेंसर और पंप। 100 किलोवाट के लिए आपको ऐसा ना हो जाए कि आप 1000 मेगावाट वाले रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बॉयलर सेट कर दें, या स्टीम टरबाइन की कैपेसिटी हो पावर जनरेट करने की सपोज 100 मेगावाट, आप लगा दें उसको 1000 मेगावाट। आपको चाहिए अलग, आप लगा रहे हैं अलग। तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम इसकी कौन-कौन सी कंपोनेंट्स को सेलेक्ट करना है। इट मींस सिलेक्शन ऑफ कंपोनेंट डिसाइड करेगा कि हमारी साइज ऑफ पावर प्लांट क्या होगी। तो हमें दो चीजों पे ध्यान रखना था। पहला था फर्स्ट रिक्वायरमेंट, हमें कितनी की जरूरत है। दूसरा साइज ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, देन साइज ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट कितनी है। हमें इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम एक पावर प्लांट को डिजाइन करते हैं। ठीक है, कुछ फैक्टर्स को देखते हैं हम लोग, वो कौन कौन से होंगे। कल हमने देखा था कुछ बेस लोड क्या था, कल हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई कर्व बन रहा है कुछ इस तरह से, तो एक लोड हमारे पास होता है जिसके नीचे कभी हमारी डिमांड कम नहीं होगी। हम इतनी डिमांड हमेशा करेंगे, इतनी डिमांड हम हमेशा करेंगे। इसलिए पावर प्लांट ये खुद को मेंटेन करता है कि हमें इससे नीचे पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट ना हो जाए और हम इससे नीचे ना सप्लाई करें। इट मींस पावर प्लांट ये मिनिमम रिक्वायरमेंट हमेशा मेंटेन करेगा, जिसे हम कहते थे बेस लोड। और हमने बोला था लोड और टाइम के साथ जब वैरी करेगा तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी लोड के रिस्पेक्ट में किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, वो पीक लोड कहलाएगा। तो बीच की लोड कौन सी हुई? तो बीच की लोड हमने कहा था इंटरमीडिएट, किसके बीच में? पीक लोड और बेस लोड के बीच की वैल्यू। इसी के बीच में आता है एवरेज लोड। तो ये ध्यान रखिए, एवरेज लोड और इंटरमीडिएट लोड अलग अलग चीजें हैं। एवरेज इनके बीच, सपोज दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, एवरेज आपको दे रहा है। ये पूरा कर्व आपका इंटरमीडिएट है इसके बीच में।
तो दोनों में डिफरेंस है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एवरेज लोड क्या होता है, बेस लोड क्या होता है, पीक लोड क्या होता है, इंटरमीडिएट लोड क्या होता है। ठीक है, तो चलिए पीक लोड तो आई होप आपको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन है हम लोग के बीच में, ये जो हमने कर्व ड्रॉ किया था और ये बेस लोड माना था, तो हम कभी बेस लोड नीचे क्यों नहीं ले आ रहे? बेस लोड हमारा ये क्यों है, ये जीरो क्यों नहीं हो रहा है? इसके दो आंसर है। पहला एक एग्जांपल देके समझते हैं। आप कभी जब ट्रेवल करते हैं तो रेलवे स्टेशन पे कभी देखा है कि अगर ट्रेन आती है तो इंजन उसका स्टॉप कर देते हैं? कभी नहीं करते। ट्रेन आई, इंजन स्टार्ट रहता है और वो रुका रहता है, भले ट्रेन 1 घंटे के लिए खड़ी है, 2 घंटे के लिए खड़ी, बट फिर भी इंजन को ऑन रखते हैं, ट्रेन भले खड़ी रह जाए रेड लाइट पे। क्या फायदा हुआ हमें? फ्यूल तो बर्न कर रहा है, बर्न करने के साथ साथ वो एनवायरनमेंट को लॉस भी पहुंचा रहा है, फ्यूल का कॉस्ट भी होती है। फिर फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये होता है इंजन को स्टार्ट करने में स्टार्टिंग जो कॉस्ट होती है उसमें जो फ्यूल लगने वाला है वो बहुत ज्यादा लगता है। इट मींस हमें बार बार स्टॉप और रोकने, ऑफ और ऑन करने से बचना होता है। अगर हम पावर प्लांट के साथ ऐसा करेंगे तो बार बार हमें जो फ्यूल कंजम्पशन बॉयलर में हो रहा था, इसका टेम्परेचर बार बार डाउन होगा और हमें इसके इनिशियल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कि वो स्टीम जनरेट कर सके, बार बार उतनी फ्यूल की सप्लाई देनी पड़ेगी। इट मींस हमारा सिस्टम जो होगा वो कॉस्ट इफेक्टिव ना हो करके कॉस्ट को और ज्यादा बढ़ाना शुरू करेगा। ये काम होता है। दूसरा, ये अगर हम जीरो कर देंगे, आपके घर में पावर सप्लाई, कभी हमारा पावर जनरेशन हो रहा है और अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा लोड की बढ़ गई, इट मींस कि हम सप्लाई तो दे रहे हैं बट बहुत ज्यादा डिमांड हो गई है, उस सिचुएशन में हम किसी भी एक सिचुएशन में अगर फेल हो गए इस लोड को सप्लाई करने में, तो आपके यहाँ पावर सप्लाई बंद हो जाएगी। इट मींस हम ये जो मिनिमम लोड आपको दे पा रहे थे वो देने में अनसक्सेसफुल होंगे और ये धीरे धीरे स्लो डाउन होकर नीचे चला आएगा। ऐसा एक केस हुआ था 2013 12-13 के अप्रॉक्स, पूरी यूपी की लाइट कट गई थी, ब्लैकआउट हो गया था। तो हम लोग एक फ्रीक्वेंसी मेंटेन करते हैं 50 हर्ट्ज के रेंज में, हमारी पावर प्लांट सप्लाई करना ही बंद कर दी थी क्योंकि वो जो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमने मेंटेन कर रखी थी, वो 50 हर्ट्ज को मेंटेन करने के लिए अगर मैंने खुद को बैठा रखा है तो मुझे ये मेंटेन करना है कि वो 50 आए। अगर वो 48 होती है, इवन 48 भी हमारे लिए डेंजरस है और वो पावर सप्लाई को कट आउट कर सकती है। और ये फ्लक्चुएशंस की वजह से हमारे पास जो पावर कट आउट हुआ था पूरे यूपी के स्टेट में, जिसे हमने ब्लैकआउट नाम दिया था, वो भी हुआ था। इट मींस हम बेस लोड को सप्लाई करने में ही अनसक्सेसफुल हो गए, तो ये जो वैल्यूज थी वो नीचे आ गई। इट मींस हम एटलीस्ट ये सप्लाई को मेंटेन करते हैं, इस गैप को हमेशा मेंटेन करते हैं, ताकि अगर कभी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाए या हम कभी इस वैल्यूज को सक्सेसफुल नहीं भी हो पा रहे तो भी हम इस गैप को मेंटेन करते हैं। जैसे हम एक बैंक खोलते हैं तो बैंक में हमेशा सीआरआर एक वैल्यू होती है, कैश रिजर्व रेशियो। बैंक हमेशा अपने आप को सीआरआर मेंटेन रखता है। इट मींस कभी अगर सारे कस्टमर एक साथ पैसा निकालने आ रहे हैं तो बैंक कभी बाय डिफॉल्ट कुछ पैसे भी उनको दे सके, ये वो मेंटेन करता है, एटलीस्ट कुछ दे सके। अदरवाइज अगर सारे ने पैसा निकाल लिया तो बैंक के पास देने के लिए कुछ नहीं होगा। वही चीज पावर प्लांट के साथ है, वो कुछ मेंटेन करते हैं, अगर वो ना करें तो आपको पावर सप्लाई कंटिन्यूअस मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है जब आपका लोड वेरिएशन इस तरह से होगा, क्योंकि फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है। डिमांड आज की डेट में तो और ज्यादा फ्लक्चुएशंस होने लगे, वो भी इंडस्ट्री के अलग होते हैं, सोसाइटीज के अलग होते हैं, पर्टिकुलर एरिया पे अलग होते हैं। तो बेस लोड हमारा दो तरह से वेरी कर रहा है, एक तो सप्लाई के लिए और साथ में कॉस्ट इफेक्टिव होने के लिए, इसलिए बेस लोड को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक टर्म था पीक लोड, वो आपने ग्राफ पे देख लिया, जो मैक्सिमम लोड था किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। नेक्स्ट है एवरेज लोड।
है, एरिया अंडर लोड कर रहे हैं, नॉट लोड ड्यूरेशन कर रहे हैं। हम 24 आवर्स के लिए अगर बनाए तो 24 आवर का, अगर डे के लिए लेंगे तो पर डे होगा, एनुअली लेंगे या मंथली लेंगे तो मंथली होगा। ये एवरेज लोड वो टोटल सम करके डिवाइड बाय 2 देंगे, ठीक है। तो जो भी वैल्यू हमारी सपोज कुछ वैल्यू आई किलोवाट आवर में, हम पावर कैलकुलेशन किलोवाट आवर में ही करते हैं, कुछ वैल्यू आई सपोज एंड डिवाइड बाय 24, जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी वो एवरेज लोड को शो करेगी। तो एग्जाम में हमारे पास क्या दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा, हमें क्या करना होगा, एक लोड कर्व ड्रॉ करना होगा। सपोज कुछ इस तरह की वैल्यू आई, तो हम सारे का एरिया निकालेंगे, एरिया अंडर लोड टाइप कर, और जो भी हमें एरिया मिलेगा उस टोटल एरिया को यहाँ पे मेंशन करेंगे, और उसको 24, अगर ये टाइम 24 आवर्स में दिया है, ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि हमें क्या लोड कर कितने टाइम में कैलकुलेट करना है, 24 से डिवाइड करें, वो वैल्यू हमारी आंसर होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है लोड फैक्टर। लोड फैक्टर क्या है? क्या पीक लोड पता कर सकते हैं किसी कर्व से? बिल्कुल पता कर सकते हैं। हम जैसे ही ड्रॉ करेंगे कर्व, हमें एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, वो पीक लोड कहलाएगा। एवरेज लोड निकाल सकते हैं, लास्ट में देखा जब मैं एवरेज लोड कैसे निकाला था, एरिया अंडर कर्व डिवाइड बाय टाइम, जिस टाइम ड्यूरेशन में हमसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम एवरेज लोड और पीक लोड का रेशियो लेंगे तो हमें एक लोड फैक्टर मिल सकता है। इसमें होगा क्या, क्या ये वैल्यू ज्यादा होगी या ये वैल्यू ज्यादा होगी, ऐसा कुछ, ये वैल्यू ज्यादा हो सकती है, ये वैल्यू ज्यादा हो सकती है, पर ऐसा होगा नहीं। हर केस में हमें पीक लोड ज्यादा मिलेगा और लोड फैक्टर कम ही आता है। हमारी पॉसिबिलिटीज होती है, कोशिश होती है कि जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके वो मेरे लिए अच्छा है। क्योंकि अगर आप कर्व देख सकते हैं, अगर ये कर्व है, एवरेज लोड यहाँ पर आता है, पीक लोड यहाँ पर है, इनके बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा मेरे लिए उतना अच्छा है, एक पावर प्लांट के लिए उतना अच्छा है। वेरिएशंस कम होंगे, लोड का लोडिंग अनलोडिंग जो पावर प्लांट होगी वो कम होगी, वेरिएशंस कम होंगे, जिसकी वजह से पावर प्लांट स्मूथली रन करता रहेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ सके वो बढ़ाते हैं। नेक्स्ट कैपेसिटी फैक्टर। कैपेसिटी फैक्टर, एवरेज लोड हम कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया अंडर द कर्व, और जो हमारे पास टाइम ड्यूरेशन था उससे डिवाइड करके। देन रेटेड कैपेसिटी, ये क्या है? किसी भी एक पावर प्लांट के लिए उसकी खुद की कोई कैपेसिटी होगी, वो उससे ज्यादा पावर प्लांट सप्लाई नहीं कर सकता। आप चाहे जितनी भी फ्यूल इनपुट दे दें, जितना भी कोशिश कर लें। ऐसा क्यों होता है? हम जब टरबाइन साइकिल को देखेंगे तब हम उसमें देखेंगे कि उसकी खुद की कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, थर्मोडायनामिकली नहीं, उसके मटेरियल की वजह से उसकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, जिसकी वजह से हम पावर प्लांट को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं किसी एक कैपेसिटी पे ले जाकर। ये क्वेश्चंस में आपको मेंशन रहेगा कि उस प्लांट की रेटेड कैपेसिटी कितनी है। अगर आप कोई प्लांट डिजाइन करने जाएंगे, तो सपोज आपने एक टरबाइन खरीदा,
गैस टरबाइन या स्टीम टरबाइन, कुछ भी आपकी कोई टरबाइन लेनी, तो टरबाइन के साथ आपकी कुछ स्पेसिफिकेशंस मेंशन रहेगी कि ये मैक्सिमम कितने टेंपरेचर तक काम कर सकता है। सपोज गैस टरबाइन के लिए 1200 या 1300 डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया गया, पॉसिबल है, बट स्टीम टरबाइन के केस में नहीं पॉसिबल है। 540 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम 550 560 नॉट पॉसिबल ये 1200 1300 पे स्टीम टरबाइन को रन करा सके। क्यों ऐसा होता है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में। तो ये हमें मेंशन रहेगा कि रेटेड कैपेसिटी क्या है हमारे प्लांट की और उसके रिस्पेक्ट में कैपेसिटी फैक्टर क्या होगा। तो एक कैपेसिटी मान लीजिए 100 किलोवाट की है, वो 100 से ज्यादा नहीं सप्लाई कर सकता, तो एवरेज हमेशा 100 से कम ही आएगा, क्योंकि प्लांट की कैपेसिटी ही 100 किलोवाट की है, तो वो उससे ज्यादा तो कभी कर ही नहीं सकता। इट मींस इसकी वैल्यू हमेशा कम आएगी। तो कभी उल्टा नहीं लिखेंगे कि कैपेसिटी फैक्टर 1 से ज्यादा हो जाए, और फैक्टर लिखा है इट मींस वैल्यू उसकी कम आनी भी है, तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज रिजर्व, डिफरेंस होता है m और n का। m क्या था, लोड फैक्टर, जस्ट इसके पहले लिखा था, और n क्या है, कैपेसिटी फैक्टर। इनके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कैपेसिटी फैक्टर और लोड फैक्टर के बीच में। लोड फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर के बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है जिसको हम रिजर्व नाम देते हैं। इट मींस जो पावर सप्लाई हो रही है, जब हमारे पास एक्सेस है तो कुछ पावर हम स्टोर कर सकते हैं सिर्फ कुछ ड्यूरेशन के लिए, जो हम काम करते हैं रिजर्व से। नेक्स्ट होता है रिजर्व रेशियो। ये रिजर्व की वैल्यू है, ध्यान रहेगा क्वेश्चन में आपसे रिजर्व पूछा या रिजर्व रेशियो पूछा है। अगर रेशियो पूछा है देन इसका रेशियो आएगा आपके पास लोड फैक्टर अपॉन कैपेसिटी फैक्टर। तो ये ध्यान रखना है कि आपसे रिजर्व पूछ रहा है रिजर्व रेशियो पूछ रहा है। अगर रेशियो पूछेगा तो हम इसको डिवाइड करेंगे, अदरवाइज डिफरेंस लेंगे, तो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा सूट ध्यान देते हैं बोर्ड। हमारे पास दो नए टर्म आए हैं, डिमांड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर। डिमांड फैक्टर का काम क्या है, आपके पास कर्व में मैक्सिमम डिमांड आपको पता रहेगी। तो कर्व में आप एक चीज ये नोटिस कर रहे थे कि वो लोड था, वो डिमांड नहीं थी। जब आपने बनाया था तो वो लोड करता किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। ये हो सकता है कि वो आपकी डिमांड है, क्वेश्चन में ये मेंशन रहेगा कि वो डिमांड है या हम कंज्यूम कर रहे हैं। क्वेश्चन में इस चीज को ध्यान देना है। तो मैक्सिमम डिमांड जो होगी वो वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी, आइदर वो कर्व में है कि नहीं है। तो मोस्टली केसेस में रहती है, क्योंकि वो डिमांड कर्व भी आपसे ड्रॉ कराते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास जो पीक वैल्यू लिख रहे थे वो हमारे पास रहेगी। टोटल कनेक्टेड लोड, कई बार क्या होता है कि स्लॉट्स में पावर सप्लाई होती है, जैसे 10 किलोवाट, 20 किलोवाट, 40 किलोवाट, इस तरह के कुछ लोड्स कनेक्ट किए जाते हैं। सपोज कुछ इस तरह के लोड कनेक्ट होंगे, तो जितने भी लोड हमारे पास गिवन होंगे उस पावर प्लांट को सेटअप करने के लिए टोटल वो सब कुछ यहाँ पे जोड़ दिए जाएंगे, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, सब कुछ यहाँ पे कैलकुलेट होगा, सब कुछ समेशन में आएगा। टोटल कनेक्टेड लोड हमारे पास कितना है एट द टाइम, आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा किस वक्त, वो यहाँ पे कैलकुलेट होगा। डाइवर्सिटी फैक्टर में जब आते हैं तो हमें इसका रेसिप्रोकल देखने को मिलता है।
डिमांड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर में जब हम इसका रेशियो देखते हैं तो देखिए मैक्सिमम डिमांड किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे होगी, वो कुछ वैल्यू होगी, मान लीजिए कोई 100 होगी। पर जब टोटल कनेक्टेड लोड की बात करेंगे तो ध्यान रखिए टोटल कनेक्टेड लोड आपकी प्लांट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। इट मींस इसकी वैल्यू 100 से तो ज्यादा ही होगी। सपोज 101 ही मान लेते हैं, 100 से तो ज्यादा होगी क्योंकि डिमांड आपकी तो इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए होती है और प्लांट की कैपेसिटी बनाई जाती है, जो टोटल प्लांट हम डिजाइन करते हैं वो ज्यादा के लिए डिजाइन करते हैं। तो जो ज्यादा के लिए डिजाइन किया वो वैल्यू यहाँ पे है। इट मींस इसकी वैल्यू हमेशा कम है, 1 से कम। डाइवर्सिटी फैक्टर की बात जब करते हैं तो हमारे पास रेसिप्रोकल होता है, मींस इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगी। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि हमारी वैल्यूज में क्या वेरिएशंस आ रहा है, कभी उल्टा ना कर दें। तो जहां पर भी डिमांड फैक्टर की बात किया है, आपकी डिमांड कितनी है जिसको आपने ऊपर रखा है, तो डिमांड किसी के रेस्पेक्ट में ही होनी है। अगर आपको कोई एक सामान कोई भी आप खरीदने जाते हैं तो किसी के रेस्पेक्ट में, अगर आपने 100 रुपए पे किए तो किसी सामान के रेस्पेक्ट में पे किए तो वो 100 आपकी डिमांड थी, ठीक है। पर वो जो आपने जिस सामान के लिए पे किया वो सामान कई सारी चीजों से कनेक्ट होकर मिला है। जब अब वो प्रोडक्शन में चले गए, तो प्रोडक्शन में मास प्रोडक्शन में जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट कम हो गई। बट अगर उस इंडिविजुअल किसी पैकेट की बात करते हैं, जैसे हमने मैगी का एग्जांपल अपने पहले दिन लिया था, मैगी का एग्जांपल लेते हैं मैगी पैकेट के लिए। अब गए और 12 रुपए की मैगी का पैकेट खरीद के ले आए, ये हमारी मैक्सिमम डिमांड थी, एक पैकेट मैगी चाहिए थी 12 रुपए की। पर क्या उसको बनाने के लिए 12 रुपए ही आए होंगे? अगर वो सिर्फ एक पैकेट एक कंपनी बनाती है तब, अगर वो कंपनी सिर्फ एक पैकेट एक मैगी के बनाती है और उसको सप्लाई करती है तो डेफिनेटली 12 रुपए से ज्यादा ही कॉस्ट आएगी। इट मींस उसके पास कैपेसिटी ज्यादा की है। लेकिन उसने क्या किया कि बहुत सारा मास प्रोडक्शन किया और उसके बाद उसकी वैल्यू कुछ कम हो गई, और कम होकर के आती है मान लीजिए उसको 6 रुपीज 7 रुपीज, देन हमें 12 रुपीज में मिल रही है। इस केस में कंपनी को फायदा है, वो है हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर। अदरवाइज हम डिमांड फैक्टर की बात करते हैं, ठीक है। ये तो टर्म्स हो गए। एक न्यूमेरिकल देखते हैं इन सारी चीजों को लेकर के, कुछ टर्म्स को यूज करते हैं, बाकी आप फॉर्मूले हैं, कुछ एग्जांपल्स देखिएगा, क्लियर होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप क्वेश्चंस पूछिएगा तो फिर आपको क्लियर कर देंगे। चलिए आपको क्वेश्चन लिखवा देते हैं। अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा वेट करिए, न्यूमेरिकल को देखते हैं, कुछ वैल्यू शायद सामने आएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। मैंने कोशिश किया दो डिफरेंट 2-3 क्वेश्चंस थे, उनको मर्ज करके एक सिंगल क्वेश्चन में कन्वर्ट करने की, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें। बोला पावर स्टेशन सप्लाई द फॉलोइंग लोड्स टू द कंज्यूमर। फॉलोइंग लोड्स, बहुत सारे लोड्स होंगे, कौन से वो देख लेते हैं, वो झट से जल्दी से बना लेते हैं। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। A power station supplies the following loads to the consumers.
टाइम इन आवर्स, लोड इन मेगावाट। टाइम इन आवर मींस 0 से 6, इट मींस रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, 10 से 12, 12 से 16, ये कंटिन्यूएशन चलेगा। 24 घंटे का हमने एक प्रोसेस ले रखा है। ये क्वेश्चन उसने दे रखा है कि पावर स्टेशन है जो सप्लाई कर रहा है वेरियस लोड्स टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर को इस घंटे में इतनी रिक्वायरमेंट है। एक छोटा सा क्वेश्चन, अभी बहुत सारी चीजें इसमें अलग है, एक छोटा सा देखते हैं, बस समझने के लिए है क्या। लोड इन मेगावाट, तो हमें यूनिट का ध्यान रखना है कि वैल्यू जो आएगी वो मेगावाट के टर्म में आएंगी, किलोवाट में, जो कि गलती होती है क्योंकि हम जनरली किलोवाट में ही पढ़ते चले आते हैं, तो मेगावाट का यूज करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, ड्रॉ लोड कर्व एंड लोड ड्यूरेशन कर्व। आई होप आप लोग ड्रॉ कर लेंगे, आई होप कि आप लोग अब ड्रॉ कर सकते हैं, बट फिर भी एक बार आज ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। मुझे मिटाना होगा, मुझे ड्रॉ करना है, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी बना देता हूँ। चौबीस घंटे का था, सपोज अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आपको कुछ अगर ट्यूटोरियल्स या कुछ आपके लेक्चर्स में कोई टेस्ट होता है, अगर आप एक्स एक्सिस पे ये लिखना भूल जाते हैं या वाई एक्सिस पे लिखना भूल जाते हैं, तो ये मान के चलिए कि मैंने इसे 0 नंबर दे रखा है, चाहे वो 10 का हो, चाहे 20 का हो, चाहे 1 नंबर का हो, कोई मतलब नहीं है। अगर आपने नहीं लिखा है तो फिर यहाँ मैं कुछ भी सोच सकता हूँ और वो गलत हो जाएगा, फिर तब मैं यहाँ टाइम का मान के वेलोसिटी मान लूंगा और यहाँ लोड का मान के डिस्टेंस मान लूंगा और पूरा कर्व गलत करके काट दूंगा। इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा कि आपने एक्सिस में क्या मान रखा है। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो फिर आप जानिएगा, कोई डायग्राम आप बनाते हैं, डायग्राम के नीचे नाम नहीं लिखा है, इट मींस वो डायग्राम कुछ भी हो सकता है और वो सोचने के लिए हम फ्री हैं। ये लोड कर्व हमारा बन गया है, ये लोड कर्व हमारा प्रिपेयर हो गया है, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में कितना लोड है किस टाइम पे, ये हमें टेबल पे दे रखा है। अगर हम टेबल देखते हैं तो देखिए 0 से 6 के बीच में 30 मेगावाट की पावर सप्लाई है, वो हमने मेंशन किया। देन 6 to 10 70, 10 to 12 90, 12 to 16 60, 16 to 20
100, 20 to 22 80 एंड 22 to 24 60 मेगावाट। ये हमारा लोड कर्व बना है। लोड ड्यूरेशन कर्व क्या होगा वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप लोड ड्यूरेशन कर्व इसका ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे लोड ड्यूरेशन कर्व ड्रॉ करते वक्त हमें मैक्सिमम से शुरू करना और मिनिमम की तरफ जाना है, ये ध्यान रखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या था, एक तो लोड कर्व और लोड ड्यूरेशन कर्व ड्रॉ करना था। हमने लोड कर्व ड्रॉ किया, लोड ड्यूरेशन आप कर रहे हैं। नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एस्टिमेट द फॉलोइंग। फर्स्ट एनर्जी जनरेटेड, कितनी एनर्जी जनरेट हुई, एरिया अंडर द कर्व, जो भी वैल्यू आएगी वो सब कुछ एनर्जी जनरेटेड में कंसीडर की जाएगी। कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये हमारा कर्व बना, हम इसे मान लेते हैं कुछ ये वैल्यू अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये रेक्टेंगल या स्क्वायर आपको कंसीडरेशन में आएगा। देखिए ये कितना है, 0 से 6 6 इनटू ये डिस्टेंस कितनी है 0 to 30 प्लस ये एक रेक्टेंगल बनेगा। अगर हम इसे नीचे तक ले आते हैं 6 to 10 4 आवर, 4 घंटे है, ना कि 6 से 10 6 घंटा या 10 घंटा गिन लेंगे, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0 to 70, सिमिलरली दिस 10 से 12 2 घंटे हैं, मल्टीप्लाई बाय 90। इसी तरह ये सारे वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे और सारे को कैलकुलेट करके सम कर देंगे। ये टोटल वैल्यू में एनर्जी जनरेटेड देगी इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए जो हमने क्वेश्चन में पूछ रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज लोड। तो क्या एवरेज लोड बता सकते हैं, तो याद करिए मैंने आपको बताया था एवरेज लोड कैसे कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, याद है। एवरेज लोड सारे लोड का समेशन था, जो एनर्जी जनरेटेड आ रही है हम इसे सम करेंगे डिवाइडेड बाय 24। क्यों, क्योंकि हम 24 घंटे का लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा एवरेज लोड कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोड फैक्टर ऑफ द प्लांट। तो क्या लोड फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, लोड फैक्टर एवरेज लोड अपॉन पीक लोड। एवरेज लोड हमारे पास आ चुका है ये वाली वैल्यू से, और पीक लोड हमारे पास 100 दिया है, डिवाइड करेंगे वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक। तो आपको क्या क्या कैलकुलेट करना मैं लिख दे रहा हूं, आप इसे कैलकुलेट करिएगा। ड्रॉ करने के बाद देखिए आपसे वैल्यूज आती है कि नहीं। एनर्जी जनरेटेड, सेकंड एवरेज लोड, थर्ड लोड फैक्टर, ठीक है। आप ये कोशिश करेंगे इसे फाइंड आउट करने की। मैं इसकी वैल्यू आपको लिखवा देता हूं, इसकी वैल्यू कितनी है, वन 1560 मेगावाट आवर। ये एनर्जी जनरेटेड पूरे कर्व के अंदर जो एरिया है उसका समेशन है। एवरेज लोड दिस वैल्यू डिवाइड बाय 24 आवर्स, तो ये हमें मिलेगा 65 मेगावाट। लोड फैक्टर की वैल्यू क्या थी, एवरेज लोड अपॉन पीक लोड, 65 बाय 100 कितना मिला हमें 0.65, ये लोड फैक्टर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डिमांड फैक्टर क्या होता है। तो डिमांड फैक्टर निकालने के लिए हमें टोटल कनेक्टेड लोड कितने ही जानना होगा। अगर आपको फॉर्मूला ध्यान हो तो हमें टोटल कनेक्टेड लोड की रिक्वायरमेंट है। तो इस क्वेश्चन में तो अभी नहीं दे रखा था कि कनेक्टेड लोड कितना है, तो हमको कनेक्टेड लोड रिक्वायरमेंट के क्वेश्चन को अगर और आगे पढ़ा जाए तो क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है उस वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। क्वेश्चन क्या लिखा है वो सुनिए, आगे क्या लिखा है, लिखा है द पीक लोड ऑफ पावर प्लांट इज 60 मेगावाट। उसने क्वेश्चन अब यहां से चेंज कर दिया, आपने जो बनाया वो निकाल लिया, पीक लोड आपका 100 था, बट बोला नेक्स्ट अगर इफ पीक लोड इज 65 megawatt,
60 मेगावाट, सॉरी 60 मेगावाट। नेक्स्ट द लोड हैविंग मैक्सिमम डिमांड, जो कनेक्टेड लोड की बात कर रहा है, बोला है द लोड हैविंग मैक्सिमम डिमांड of 30 megawatt, 20 megawatt, 10 megawatt and 14 megawatt are connected to the पावर प्लांट। इसको आप लोग कभी पी और पी लिख के नहीं मुझे शो करेंगे, पावर प्लांट मींस पावर प्लांट, पीपी नहीं, ठीक है। आपसे बोला है नेक्स्ट कि आप फाइंड आउट करिए डिमांड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर। तो क्या डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला पता है? पता है, मैक्सिमम अपॉन टोटल कनेक्टेड लोड, यही था, टोटल कनेक्टेड लोड और मैक्सिमम डिमांड। तो ध्यान रहे क्वेश्चन में ये चेंज कर दिया, उसने बोला एक पीक लोड इज 60 मेगावाट, अब हमारे पास 100 नहीं रह गया तो हम यहाँ पे 100 नहीं रखेंगे। उसने बोला है कि अगर 60 मेगावाट हो और कनेक्टेड लोड ये हो तो डिमांड फैक्टर बताइए कितना होगा। तो डिमांड फैक्टर हमारा आया है कितना, 60 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 30 plus 20 plus 10 plus 14 megawatt, 74। 1 से कम आया। डाइवर्सिटी फैक्टर, रेसिप्रोकल बोला था आपसे, इसका रेसिप्रोकल टोटल कनेक्टेड लोड ऊपर मैक्सिमम डिमांड नीचे, 74 डिवाइडेड बाय 60 ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये वो बेसिक फॉर्मूले थे जो आपसे एग्जाम में पूछते हैं। आपसे पूछते हैं डिमांड फैक्टर बताइए, डाइवर्सिटी फैक्टर बताइए, लोड फैक्टर बताइए, एवरेज लोड क्या होता है, एनर्जी जनरेटेड क्या होता है, लोड कर्व क्या है, लोड ड्यूरेशन कर्व क्या है। मींस एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस को डिराइव कर सकते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन से। अगर ये पीक लोड 60 ना होके 100 होता तो पॉसिबल है कुछ भी हो सकता था, फिर हमारा ये कनेक्टेड लोड वैरी करता, उसने 60 के रेस्पेक्ट में वैल्यू दे रखी है, हो सकता है 100 लोड, अगर वो 100 मेगावाट कंसीडर करता तो ये कनेक्टेड लोड की वैल्यू भी बदलती, जरूरी नहीं है ये वही लोड होता। तो हमें इसका ध्यान भी रखना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन होमवर्क लेते हैं और आज का क्लास खत्म करते हैं, ठीक है।